नमस्कार विद्यार्थियों। हमने राज्य की उत्पत्ति के बारे में इससे पूर्व के व्याख्यान में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ा। राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति के बारे में वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और इन्हीं में एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है वो है कार्ल मार्क्स का, जिसे हम मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि मार्क्स एक ऐसे पाश्चात्य विचारक हैं जिन्होंने समस्त सृष्टि का आधार या राज्य का आधार आर्थिक तत्व को बताया था, और इसी को उन्होंने अपने सिद्धांतों में शामिल करते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आदि इस तरह के सिद्धांत से उसे अपने तर्क देने का प्रयास भी किया। तो राज्य का उदय और उसकी प्रकृति के बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, इसी को साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अपने विचार प्रस्तुत किए, और इनका संकलन ही मार्क्सवाद कहलाता है। तो मार्क्सवाद राज्य को एक अस्वाभाविक, अस्थायी और वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था मानता है। इस संबंध में उसने अपनी विचारधारा का विस्तार से प्रतिपादन किया है, और उसका अध्ययन निम्न रूपों में हम देख भी सकते हैं। जैसे उन्होंने ये बताया कि राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद है। तो मार्क्स की राज्य संबंधी धारणा उसके ही द्वारा प्रतिपादित की गई एक अन्य धारणा वर्ग संघर्ष के साथ जुड़ी हुई है। मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास ही रहा है। तो राज्य का उदय इस वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति के आधार पर ही हुआ है, और इसीलिए यह एक अस्वाभाविक संस्था है। मार्क्सवादी विचारधारा में सामान्य मत के सर्वथा विपरीत राज्य को एक वर्गीय संस्था माना गया है। आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष न होने के कारण राज्य नहीं था, लेकिन दास प्रथा के युग में स्थिति बदल गई। इसी युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति और उत्पादन के सभी साधन थे, और वे दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का सहारा लेना पड़ा। इनके द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालय और जेल आदि की व्यवस्था भी की गई। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शोषक वर्ग के समर्थक थे, और यहीं से राज्य नामक संस्था का सूत्रपात हुआ। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि राज्य और शासन शोषण का यंत्र है। राज्य का उदय वर्ग भेद के कारण हुआ, और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहाय के रूप में कार्य करती रही है। सामंतवादी युग में सामंत और पूंजीपति राज्य की सहायता से क्रमशः किसानों और मजदूरों का शोषण करते रहे। मार्क्स के अनुसार प्राचीन काल के निरंकुश राज्यों के समान ही वर्तमान समय के लोकतंत्रीय कहे जाने वाले राज्यों के संबंध में भी यह सत्य है। इन राज्यों में लोकतंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती है, और राज्य की वास्तविक शक्ति पूंजीपति वर्ग अथवा उसके समर्थकों के ही हाथ में होती है। इन लोकतंत्रीय राज्यों में भी कानूनों का निर्माण पूंजीपतियों के संपत्ति संबंधी और अन्य हितों की रक्षा करने के लिए ही किया जाता है। तो इस प्रकार मार्क्स और एंजल्स के अनुसार राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना हो, वरन यह एक वर्गीय संस्था है, और ऐसी वर्गीय संस्था है जिसका उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना
और उसे शोषित वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा शोषण की ओर बढ़ाना है। स्वयं मार्क्स ने कहा कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजल्स ने भी यही कहा कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का कार्य किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने राज्य को एक शोषण का यंत्र बताया, एक उच्च वर्ग, एक संपन्न वर्ग के हितों की संस्था बताया और ये कहा कि राज्य के माध्यम से वो संपन्न वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है, इसलिए राज्य शोषण का यंत्र है। फिर यदि हम देखें तो कार्ल मार्क्स ने अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी। कार्ल मार्क्स राज्य को अस्वाभाविक और अनावश्यक कहकर उसके विलीन हो जाने की बात तो करता ही है, लेकिन इसके साथ ही वह यह भी मानता है कि साम्यवादी क्रांति होगी और साम्यवादी क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव नहीं है। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक बना रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी। इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के बचे हुए तत्वों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सरकार द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति और पैतृक अधिकारों की समाप्ति, यातायात और संवाद वाहन के साधनों का राष्ट्रीयकरण तथा पूंजीपतियों की जमा पूंजी को समाप्त करने के कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। मार्क्स सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को ही वास्तविक लोकतंत्र मानता था, जो भारी बहुसंख्या की जागृति तथा स्वतंत्र व्यवस्था है और यह भारी बहुसंख्या के हितों के लिए है। फिर कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण मानते हैं और उनके अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। अतः उनका विचार है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी और इसी के बाद फिर वास्तविक साम्यवादी समाज भी प्रारंभ होगा। तो राज्यहीन और वर्गहीन आदर्श समाज में धर्म, जाति, रंग तथा धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक को अधिक से अधिक न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए आवश्यक रूप से परिश्रम करना पड़ेगा और उत्पादन सामाजिक ज़रूरतों के अधीन होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यता के अनुसार वस्तुएं व पारिश्रमिक प्राप्त होगा और जो व्यक्ति कार्य करने के योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमे की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह कार्ल मार्क्स ने अगला विचार रखा, वह है राष्ट्रवाद का विरोध और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन। कार्ल मार्क्स का एक नारा हमें सभी को हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है और खोने के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो कार्ल मार्क्स राज्य संबंधी धारणा के प्रसंग में ही राष्ट्रवाद के संबंध में ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रवाद ही महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स राष्ट्रवाद को अस्वीकार करता है और
जो उसका विचार है कि मैंने बताया मज़दूरों का कोई देश नहीं होता, या इसी तरह विश्व के जितने हैं मार्क्स, दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। वर्ग संघर्ष और वर्ग शत्रुता के कम होने पर राष्ट्रों की आपसी शत्रुता का भी कोई कारण नहीं रहेगा। युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। राज्य भी नहीं रहेगा क्योंकि वर्ग नहीं रहेगा। मार्क्स यही तो मानते थे कि राज्य एक वर्ग विशेष के हितों की संस्था है, और इस राज्य के माध्यम से ही, क्योंकि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, इसलिए राज्य वर्ग के शोषण का आधार भी है या शोषण का यंत्र भी रहा है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे क्रांति के बाद में परिवर्तन आएगा और पूंजीवादी समाज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, उसके बाद साम्यवादी समाज आएगा, और इस साम्यवादी समाज में ना तो वर्ग रहेगा और ना ही राज्य, क्योंकि जब वर्ग ही नहीं रहेगा, वर्ग विहीन राज्य की स्थापना होगी और उसके बाद में राज्य विहीन समाज हो जाएगा। तो वर्ग और राज्य ये दोनों नहीं रहेंगे। ना कोई एक राज्य दूसरे राज्य का शोषण करेगा, ना ही कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करेगा, क्योंकि ये अवस्था समाप्त हो जाएगी और राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतर्राष्ट्रवाद जन्म लेता है। और अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन ही कार्ल मार्क्स करते हैं, जिसमें ना तो कोई शत्रुता होगी, ना युद्ध होंगे और ना राज्य होंगे। हमेशा के लिए स्थायी शांति की स्थापना हो जाएगी, साम्यवादी समाज की स्थापना हो जाएगी। धन्यवाद।